आप सभी लोगों का आज की वीडियो में आज का वेलकम है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह है पायनियर ऑफ जेनेटिक्स, जिसको हमें आप मेंडल के नाम से आप जानते भी हैं, क्योंकि आपको आइडिया भी होगा कि जब भी हम जेनेटिक्स की बात करते भी हैं तो सबसे पहले हमारे सामने मेंडल का नाम ही आता है। क्यों? क्योंकि मेंडल वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने साइंटिफिकली इस बात को प्रूव किया कि पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग कैसे कभी कोई करेक्टर जाता है। वो अलग बात भी है कि उस समय जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी और दुनिया को जानकारी नहीं थी कि आपको पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग कोई भी करेक्टर किसके थ्रू जाता भी है। लेकिन दुनिया का पहला ऐसा वैज्ञानिक जिसने पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग करेक्टर मूव करता भी है, इसको लेकर के साइंटिफिक एक बेस दिया। वो अलग बात भी है कि आपको सबसे पहली बार आपको कोई भी करेक्टर मूव करता है पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, जिसको सबसे पहली बार कह सकते हैं कि आपको पाइथागोरस ने आपको वेपर थ्योरी के अंतर्गत आपको 500 BC में बताया था। लेकिन वो अलग बात भी है कि उसके बाद से कोई विशेष एविडेंस न मिल पाने की वजह से लोग जेनेटिक्स को लेकर के पूरी तरह से आपको डार्क एज में थे। बाद में आप सब लोग जानते भी हैं कि मेंडल, जो कि बेसिकली आपको पायनियर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए है क्योंकि इन्होंने पूरे जेनेटिक्स पर एक आपको साइंटिफिक बेस दिया। मेंडल को हमें आप पायनियर जेनेटिक के नाम से, मेंडल को हमें आप फर्स्ट सर्जन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से बोलते हैं। फर्स्ट सर्जन इसलिए कहा जाता भी है क्योंकि जब मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया था गॉर्डन पी में, आपको आइडिया भी होगा गॉर्डन पी में टोटल आपको 14 क्रोमोसोम होते हैं और जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर जो मेंडल ने लिया था उस गॉर्डन पी में क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, 5 और 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर आपको पाए गए थे। कहने का सेंस है कि टोटल 14 क्रोमोसोम में सिर्फ 4 ही ऐसे क्रोमोसोम थे जिस पर आपको 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर आपको देखे गए थे। वो अलग बात भी है कि मेंडल के पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन ग्रॉसी। उन्होंने आपको 1822 में मेंडल के पहले आपको गॉर्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन ज़्यादा एविडेंस न हो पाने की वजह से उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को ब्लॉक कर दिया, जिसको हम या प्री मेंडेलियन थ्योरी के नाम से या आपको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस थ्योरी के नाम से भी आप जानते भी हैं। आपको जानकारी भी होगी कि मेंडल का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22 जुलाई 1822, सिलेसिया, हिजेंडॉर्फ और ऑस्ट्रिया उनके देश का नाम है। अब कहने का सेंस ये भी है कि जो मेंडल जो है वो नेचुरल साइंस और एक बहुत ही बेहतर मैथमेटिशियन थे। इन्होंने गॉर्डन पी को सेलेक्ट करने के पहले 2 साल तक पूरी तरह से गॉर्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने लगभग 34 वैरायटी ऑफ गॉर्डन पी पर 2 साल तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने पाया कि गॉर्डन पी ही उनके एक्सपेरिमेंट के लिए बेटर है। और फिर उसके बाद आपको 1859 से लेकर के 1864 पर टोटल 5 ईयर गॉर्डन पी पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट और दुनिया में पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग कैसे जाता है उसको लेकर के उन्होंने एक पेपर जिसका नाम एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन है, उसके अंतर्गत उन सभी चीज़ों को इंटाइटल किया। बाद में 8 फरवरी 1865 को मेंडल का पहला लेक्चर गॉर्डन पी पर आपको आता भी है। वो अलग बात भी है कि उस समय के साइंटिस्टों ने मेंडल की हर एक बात को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेंडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग कोई करेक्टर कैसे मूव करता है, उसको वो बेसिकली फैक्टर नाम से इंडिकेट कर रहे थे। बाद में आपको पता भी होगा कि जॉनसन ने जीन की खोज की 1902 के आसपास, और उस समय जब मेंडल ने पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या दुनिया के सामने बता रहे थे, उनको ये जानकारी नहीं थी कि पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग कोई करेक्टर कैसे मूव करता है। इसलिए उस समय के वैज्ञानिकों ने मेंडल की बातों को विशेष ध्यान नहीं दिया। बाद में मेंडल ने आपको 1865 से 66 के अंतर्गत आपको एक्सपर्ट एडवाइस के लिए जेनेटिक्स के मामले में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस समय के एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नगेली, जिसको उन्होंने आपको इस बात के एक्सप्लेन किया, बताया जाए कि उनके एक्सपेरिमेंट में क्या प्रॉब्लम है। तो नगेली ने एक पर्टिकुलर सलाह दिया कि वह आपको गॉर्डन पी को छोड़ करके एक दूसरा प्लांट जिसको हम यहाँ हॉकवीड प्लांट के नाम से आप जानते हैं, जिसका जो जीनस आपको वह हिरेसियम है, उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सुझाव दिया। वो अलग बात भी है कि मेंडल ने उस प्लांट पर लगभग 6 साल तक एक्सपेरिमेंट किए और 6 साल तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो बिना किसी रिजल्ट के जब नगेली के पास पहुंचे तो नगेली ने कहा कि उनसे गलती हो गई क्योंकि उन्होंने जो प्लांट बताया था उस प्लांट में एपोमिक्टिक करेक्टर पाया जाता है, जिसको हम कहीं ना कहीं
पार्थेनोजेनेसिस के नाम से आप जानते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस जो है वह एक तरह का अपवाद है डेवलपमेंट का, जिसको हम डेवलपमेंट विदाउट मतलब एक का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन आपको होता भी है। इस तरह से पूरे मेंडल की लाइफ में काफ़ी उनकी जो लाइफ थी काफ़ी इफ दैट व्हाट से भरी पड़ी थी, और एट लास्ट इन सभी की वजह से मेंडल को एक बीमारी होती है जिसको हम आप ड्रॉप्सी डिजीज के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से उनका हार्ट और किडनी काम करना इसी जेंटिस के आपको क्रेडिट लिए हुए। बाद में 20वीं सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट आपको आते हैं जो जीरो साइंटिस्ट बॉटनी से बिलोंग करने वाले भी हैं, कार्ल कोरेंस, वान टेस्टरमार्क और ह्यूगो डे व्रीज। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, और रीडिस्कवर करने के बाद हमारे आपके पास जो आज की डेट में हम लोग जो पढ़ते हैं वह मेंडल्स लॉ है, ना कि मेंडल लॉ है। और ये जो 2 लॉ दिए गए भी हैं ये बेसिकली फिनोमेनन ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता के आधार पर 2 नियम दिए गए। पहला नियम जो बना जो जिसको कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हमें आप प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते भी हैं, और जो दूसरा लॉ बना इसको हमें आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, जो कहीं न कहीं आज की डेट में लिंकेज का अपवाद है। वो अलग बात भी है कि आपको ह्यूगो डे व्रीज पहले वह वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के पेपर को आपको लिया, रीओपन किया, और उसके बाद से उन्होंने एक मैगजीन थी, इस मैगजीन का नाम है फ्लोरा मैगजीन, उसके अंतर्गत उन्होंने मेंडल के वर्क को फिर से रीपब्लिश किया। और बाद में बेटसन ने इस बात को कन्फर्म किया कि मेंडल का जो वर्क है वो पूरी तरह से जेनेटिकल बेस है, इसलिए हम आप मेंडल को पायनियर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। तो आज की इस वीडियो में पायनियर ऑफ जेनेटिक्स के केसेस में भी है आपको मेंडल के बारे में एक बहुत ही छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट दिया भी गया है। बाद में 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने क्यों लिया था, और कह सकते भी हैं कि मेंडल ने गॉर्डन पी ही क्यों लिया, क्योंकि आप सभी लोग जानते भी हैं कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो पहले ये होना चाहिए रूल के हिसाब से इजी टू हैंडल। ऐसा ना हो जाए कि एक्सपेरिमेंट करते करते जो एक्सपेरिमेंट करता हो और जो एक्सपेरिमेंट जिस पर आप कर रहे हैं वही हैंडल करने लगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि जिस पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो इजी टू हैंडल होना चाहिए। दूसरा अगर प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो उसकी लाइफ साइकिल बड़ी होनी चाहिए जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके कंपेयर में। तीसरा जो आपको होना चाहिए उसके अंदर वेरिएशन होना चाहिए, विभिन्नता होना चाहिए, जिसकी वजह से उसे कई कैरेक्टर में देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको होना चाहिए वो रिप्रोडक्शन, जिसमें सेल्फ और क्रॉस दोनों तरह के आपको रिप्रोडक्शन या पॉलिनेशन होने की प्रवृत्ति आपको होनी चाहिए। ये कुछ एक बेसिक आइडिया है जो कभी भी कोई भी किसी भी फील्ड में अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो उसके अंतर्गत ये सब एक बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको एप्लीकेशन में आपको देखा जाता भी है। उसके बाद में आप सभी लोग जानते हैं कि जो गॉर्डन पी है, और इसी गॉर्डन पी के आधार पर ही बाद में आपने सुना होगा कि लिंकेज में आपको बेटसन ने आपको एक अलग तरह की थियोरी के कॉन्सेप्ट को आधार पर, वो अलग बात भी एक वहाँ पर कपलिंग और रिपल्सन थियोरी दी गई है, जो कि हम लोग लिंकेज के एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।